नमस्कार। आज हम पपीते की दुनिया में थोड़ी गहराई तक जाएंगे। हमारे पास कुछ नोट्स हैं, कुछ जानकारी है पपीते की खेती और इसकी कुछ खासियतों के बारे में। पपीता का साइंटिफिक नाम है करिका पपाया। जी। और ये कैरिका से कुल यानी फैमिली का पौधा है। हाँ, और कहते हैं इसकी शुरुआत ट्रॉपिकल अमेरिका मतलब गर्म अमेरिकी इलाकों से हुई। बिल्कुल। और इसके क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र वो होते हैं 2n=18। अच्छा। और यहीं से एक मजेदार बात निकलती है। पपीता देखिए एक पॉलीगेमस पौधा है। पॉलीगैमस, इसका क्या मतलब हुआ? थोड़ा आसान शब्दों में। हाँ, मतलब इसमें कई तरह के फूल आ सकते हैं एक ही पौधे पर, या फिर एक ही किस्म में नर फूल, मादा फूल और उभयलिंगी फूल, मतलब जिनमें नर और मादा दोनों हिस्से हों। ओहो, तो ये फूलों का चक्कर थोड़ा पेचीदा है। हाँ, थोड़ा सा। और इसी आधार पर किस्मों को हम मोटा-मोटा दो ग्रुप में बांटते हैं। एक होती हैं गाइनोडायोसियस। गाइनोडायोसियस। जी, इनमें मादा और उभयलिंगी फूल आते हैं। और दूसरी होती हैं डायोसियस। डायोसियस। इनमें नर और मादा फूल अलग-अलग पौधों पर होते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी से तय होता है कि फल लगने के लिए नर पौधे की जरूरत पड़ेगी या नहीं। अच्छा, समझ गया। और वो जो इसका पीला रंग होता है पकने पर, वो कैसे आता है? वो पीला रंग आता है क्रिप्टोजैंथिन नाम के एक पिगमेंट से। एक रंग कण होता है ये। क्रिप्टोजैंथिन। ठीक है जी और जी। एक और बात थी, बीजों के बारे में। कहते हैं सिर्फ 1 ग्राम वजन में ही करीब 20 बीज हो सकते हैं। हाँ, बीज काफी छोटे होते हैं और एक फल में तो सैकड़ों हो सकते हैं। बहुत ज्यादा। अच्छा, हमने शुरू में पेपेन का जिक्र किया था, जो कच्चे पपीते के दूध से बनता है शायद। बिल्कुल। वो जो लेटेक्स निकलता है कच्चे फल से, उसे सुखाकर पिपेन बनता है। इसकी क्या खासियत है? क्यों इतना जिक्र होता है इसका? पपेन असल में कमाल की चीज है। जैसा आपने बताया, इसमें 72.2% प्रोटीन होता है। ये पौधों से मिलने वाले पदार्थों में बहुत ऊंचा प्रतिशत है। हाँ, वाकई। और जब इसे सुखाते हैं तो इसमें पेप्सिन जैसा एक बहुत शक्तिशाली एंजाइम होता है। ये प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। अच्छा, इसीलिए शायद मीट गलाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। मीट टेंडराइजर के तौर पर और पाचन की दवाइयों में इसका बहुत इस्तेमाल होता है। गजब है। ये तो सिर्फ फल नहीं, कुछ और ही चीज है। हाँ, और इतना ही नहीं, पपीते में कार्पिन नाम का एक अल्कलॉइड भी होता है। कार्पिन। जी, इसके अपने औषधीय गुण हैं। इसे मूत्रवर्धक मतलब डायूरेटिक मानते हैं, शरीर से फालतू पानी निकालने में मदद करता है, और कुछ हद तक ये हार्ट स्टिमुलेंट भी है। अच्छा, तो औषधीय महत्व भी है इसका। बिल्कुल। चलिए, ये तो हुई पपीते के अंदर की बातें। अब जरा इसकी खेती की तरफ बढ़ते हैं। अगर कोई उगाना चाहे तो जमीन कैसी चाहिए होती है इसके लिए? देखिए, पपीते के लिए सबसे जरूरी शर्त है अच्छी जल निकासी वाली जमीन। पानी नहीं रुकना चाहिए मतलब? बिल्कुल नहीं। पानी जरा भी जड़ों के पास रुका तो जड़ें गल जाती हैं और पौधा बस गया समझो। इसलिए ऊंची जमीन, जिसे अपलैंड कहते हैं, वो बढ़िया रहती है। भारी चिकनी मिट्टी या निचली जमीनें इसके लिए ठीक नहीं। और हवा वगैरह का भी कुछ असर होता है? हाँ, अगर खुला इलाका है तो तेज हवा से पौधे गिर सकते हैं, खासकर जब फल लगे हों। तो खेत के किनारों पर हवा रोकने वाले पेड़, मतलब विंड ब्रेक लगा देना अच्छा रहता है। ठीक है। और इसे लगाते कैसे हैं, मतलब बीज से या पौधे से? ज्यादातर तो बीज से ही उगाते हैं। ये सबसे आम तरीका है। पर हाँ, अब टिश्यू कल्चर से भी पौधे तैयार होते हैं। अच्छा, टिश्यू कल्चर से भी? जी, खासकर अगर किसी खास किस्म के बिल्कुल एक जैसे पौधे चाहिए हों। तो बीज से उगाने के लिए बीज की कुछ खास तैयारी करनी होती है? नर्सरी वगैरह कैसे बनाते हैं? हाँ, बीज बोने से पहले उन्हें किसी फफूंदनाशक जैसे मोनोसान वगैरह से ट्रीट कर लेना चाहिए। 0.1% का घोल काफी रहता है। इससे क्या होता है? इससे नर्सरी में छोटे पौधों को डैम्पिंग ऑफ जैसी बीमारी से बचा होता है, वो जिसमें पौधे गल जाते हैं ना। हाँ हाँ, समझ गया। नर्सरी में? जी, नर्सरी के लिए या तो जमीन पर थोड़ी ऊंची क्यारी बना लें, करीब 3 मीटर लंबी, 1 मीटर चौड़ी और 10 सेंटीमीटर ऊंची, ताकि पानी न रुके। या फिर पॉली बैग में? हाँ, आजकल पॉलीथीन बैग भी खूब चलते हैं, उनमें एक एक बीज लगा देते हैं। और बीज कितना लगता होगा 1 हेक्टेयर के लिए अंदाजन? ये किस्म पर निर्भर करता है। अगर गाइनोडायोसिस किस्म है, जिसमें नर पौधे की जरूरत नहीं, हाँ, जिनमें मादा और उभयलिंगी फूल होते हैं। बिल्कुल, उनके लिए 250 से 300 ग्राम बीज प्रति हेक्टेयर काफी है। लेकिन अगर डायोसिस किस्म है, जिनमें नर और मादा अलग अलग होते हैं। हाँ, तो उनके लिए थोड़ा ज्यादा बीज चाहिए, करीब 400-500 ग्राम प्रति हेक्टेयर।
क्योंकि बाद में कुछ नर पौधे रखने पड़ेंगे ना। सही बात है। नर्सरी में बीज बोते कैसे हैं, कितनी गहराई पर? बीज को करीब 1 सेंटीमीटर गहरा बोना चाहिए, ज्यादा गहरा नहीं। और कतारों में बोएं तो अच्छा है, करीब 10 सेंटीमीटर की दूरी पर। ठीक है। और पानी? सुबह हल्की सिंचाई करें फुहारे से। और छोटे पौधों को ढकना भी जरूरी है, ढकना किस चीज से? या तो पॉलिथीन शीट से या फिर धान की सूखी पुआल से। इससे उन्हें तेज धूप या अगर ठंड का मौसम है तो पाले से बचाव मिलता है। अच्छा, तो कितने दिन में ये पौधे खेत में लगाने लायक हो जाते हैं? करीब 2 महीने लग जाते हैं। जब पौधे 15-20 सेंटीमीटर ऊंचे हो जाएं, तो वो खेत में रोपण के लिए तैयार है। 2 महीने, ठीक है। अब खेत में लगाने का सही समय क्या है और कितनी दूरी पर लगाते हैं? लगाने के 3 मुख्य समय हैं, या तो बसंत में फरवरी मार्च, या फिर मॉनसून में जून जुलाई, या फिर पतझड़ में अक्टूबर नवंबर के आसपास। इनमें से सबसे अच्छा कौन सा माना जाता है? उत्तर भारत में जहां पाला पड़ता है वहां मॉनसून वाला समय यानी जून जुलाई सबसे सुरक्षित मानते हैं। पाले का डर कम रहता है। और दूरी, पौधों के बीच कितना फासला? पारंपरिक रूप से तो 1.8 मीटर गुणा 1.8 मीटर की दूरी रखते हैं। मतलब पौधे से पौधे की और कतार से कतार की दूरी करीब 6 फीट। लेकिन आजकल तो शायद पास-पास लगाने का चलन है, हाई डेंसिटी प्लांटिंग। हाँ बिल्कुल, ज्यादा पौधे ज्यादा उपज। एचडीपी यानी हाई डेंसिटी प्लांटिंग में दूरी कम करके 1.5 गुणा 1.5 मीटर कर देते हैं। 1.5 मीटर? जी। और एक किस्म है पूसा नन्हा, वो तो बहुत ही बौनी होती है। हाँ, उसका नाम सुना है। उसके लिए तो और भी पास लगाते हैं। कुछ जगह 1.2 गुणा 1.2 मीटर लिखा है, तो कहीं 1.25 गुणा 1.25 मीटर। मतलब 1 हेक्टेयर में 6000 से 6400 पौधे तक लग जाते हैं। अरे वाह, ये तो पारंपरिक से दुगने से भी ज्यादा हो गए। हाँ। और पौधे लगाने के लिए गड्ढे वगैरह कैसे तैयार करते हैं? पौधे लगाने से करीब 2 हफ्ते पहले गड्ढे खोद लेने चाहिए, खासकर गर्मी में लगा रहे हो तो। गड्ढे का साइज करीब 60-60-60 सेंटीमीटर, मतलब 2 फीट गहरा, 2 फीट चौड़ा, 2 फीट लंबा। ठीक। और इन गड्ढों में क्या भरते हैं, सिर्फ मिट्टी? नहीं, सिर्फ मिट्टी नहीं। अच्छी बढ़वार के लिए गड्ढे को ऊपरी उपजाऊ मिट्टी के साथ मिलाकर उसमें करीब 20 किलो सड़ी हुई गोबर की खाद। 20 किलो प्रति गड्ढा? हाँ। साथ में 1 किलो नीम की खली और 1 किलो हड्डी का चूरा, ये सब मिलाकर गड्ढे को भर देना चाहिए। इससे पौधे को अच्छी शुरुआत मिलती है। बढ़िया, पौधा लग गया। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आप कोई भी नया एपिसोड मिस ना करें। इस एपिसोड के विस्तृत नोट्स और पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ें। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। अब शुरू होती है इसे पालने पोसने की बारी। खुराक पानी का क्या हिसाब है, खाद कितनी चाहिए होती है? पपीता देखिए बहुत तेजी से बढ़ता है और फल भी खूब देता है, तो इसे खुराक भी खूब चाहिए। ये हैवी फीडर कहलाता है। हैवी फीडर? जी। गड्ढे में जो खाद दी थी वो तो शुरुआती है, उसके बाद भी इसे नियमित रूप से खाद देनी पड़ती है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटैश यानी एनपीके तीनों जरूरी हैं। कितना देना होता है अंदाजन? सिफारिश की जाती है कि हर पौधे को साल भर में करीब 200 से 250 ग्राम नाइट्रोजन, उतनी ही P2O5 यानी फास्फोरस और उतनी ही K2O यानी पोटैश मिले। ये एक साथ दे देते हैं? नहीं नहीं, एक साथ नहीं। इसे साल में 4 से 6 बार में बांट कर देना चाहिए। थोड़ी थोड़ी मात्रा में सिंचाई के साथ दे तो और अच्छा। अच्छा। क्या खाद की मात्रा का फल और पपेन के उपज पर कुछ अलग-अलग असर होता है? एक बात सुनी थी ऐसी। हाँ, ये दिलचस्प है। रिसर्च ये कहती है कि फलों की अच्छी पैदावार के लिए तो 200 ग्राम नाइट्रोजन ठीक है, लेकिन अगर आपका मकसद पपेन ज्यादा निकालना है तो नाइट्रोजन बढ़ाकर 300 ग्राम प्रति पौधा करने से पपेन की उपज बढ़ जाती है। अच्छा, ये तो काम की बात है पपेन उत्पादकों के लिए। बिल्कुल। और इन मुख्य खादों के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स यानी सूक्ष्म पोषक तत्वों का भी ध्यान रखना होता है। जैसे जिंक सल्फेट और बोरिक एसिड का छिड़काव करने से बढ़वार और क्वालिटी दोनों अच्छी होती है। ठीक है, पोषण हो गया। अब आते हैं पानी पर। सिंचाई का क्या हिसाब है? आपने कहा था पानी को लेकर ये नाजुक होता है। बिल्कुल सही। सिंचाई बहुत ध्यान से करनी पड़ती है। कितनी सिंचाई करनी है ये मिट्टी और मौसम पर निर्भर करेगा। मतलब? जैसे पहले साल पौधा छोटा होता है तो उसे सूखने नहीं देना है, जरूरत के हिसाब से पानी देना है। जब पौधा बड़ा हो जाए तो सर्दियों में शायद 15 दिन में एक बार और गर्मियों में हर 10 दिन में पानी देना पड़े। और पानी देने का तरीका क्या रहता है? क्या सीधे तने के पास पानी देना ठीक है? नहीं,
सीधे तने पर पानी नहीं लगना चाहिए। सबसे आम तरीका है थाला विधि। पौधे के चारों ओर एक गोल घेरा बनाकर उसमें पानी भरते हैं। तने के पास थोड़ी मिट्टी ऊंची कर देते हैं ताकि पानी सीधा टच न करे। अच्छा, और कोई तरीका? हाँ, कुछ लोग रिंग विधि भी अपनाते हैं। तने से थोड़ी दूर गोल नाली बनाकर उसमें पानी देते हैं। और जहाँ पानी की कमी है, वहाँ तो ड्रिप या स्प्रिंकलर सिंचाई सबसे अच्छी है। पानी की बचत होती है। ड्रिप आजकल काफी चल रही है। हाँ, बहुत फायदेमंद है, लेकिन सबसे जरूरी बात फिर वही, खेत में पानी निकासी का इंतजाम अच्छा होना चाहिए। वाटर लॉगिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल, पानी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अच्छा, खेत में और भी काम होते होंगे जैसे खरपतवार वगैरह? हाँ जी, खेत साफ रखना जरूरी है, खासकर पहले साल जब पौधे छोटे होते हैं। तो खरपतवार उनसे मुकाबला करते हैं पोषण के लिए, धूप के लिए, तो निराई गुड़ाई करते रहना पड़ता है। गुड़ाई गहरी करनी चाहिए? नहीं, गहरी गुड़ाई से बचें। पपीते की जड़ें ऊपर ही होती हैं ज्यादातर, वो कट सकती हैं। बस हल्की निराई गुड़ाई काफी है। खरपतवार रोकने के लिए कोई और तरीका, दवा वगैरह? हाँ, कुछ शाकनाशी यानी हर्बिसाइड्स आते हैं, जैसे फ्लुक्लोरेलिन या एलोक्लोर। इन्हें रोपाई के बाद जमीन पर स्प्रे कर सकते हैं। ये कुछ महीनों तक खरपतवारों को उगने से रोकते हैं। ठीक है। और एक मिट्टी चढ़ाने की बात भी होती है शायद, अर्थिंग अप? हाँ, अर्थिंग अप, जी। ये जरूरी काम है। मॉनसून से पहले या बाद में पौधे के तने के चारों तरफ थोड़ी मिट्टी चढ़ा देते हैं। इससे क्या फायदा होता है? दो फायदे हैं। एक तो तने के पास पानी जमा नहीं होता, जिससे तने सड़न का खतरा कम होता है। और दूसरा, पौधे को सहारा मिलता है, वो गिरता नहीं है आसानी से। अच्छा, ये तो जरूरी काम है फिर। जी क्या पपीते के बाग में बीच की खाली जगह में कुछ और उगा सकते हैं जब तक पौधे छोटे हों? हाँ, बिल्कुल। जब तक पौधे छोटे हैं, बीच में खाली जगह रहती है, तो उसमें कुछ छोटी अवधि की फसलें ले सकते हैं। इसे इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। जैसे क्या उगा सकते हैं? कुछ दाल वाली फसलें लगा सकते हैं या कम फैलने वाली सब्जियां। बस ये ध्यान रखें कि वो फसलें पपीते से ज्यादा मुकाबला ना करें। और जैसे ही पपीते में फूल आने लगे, तब इंटरक्रॉपिंग बंद कर देनी चाहिए। ठीक है। अब जरा वापस उन किस्मों पर आते हैं। आपने बताया था डायोसियस किस्में होती हैं जिनमें नर और मादा पौधे अलग होते हैं। जी, तो उनमें फल लगने के लिए नर पौधों का क्या रोल रहता है? डायोशियस किस्मों में फल तो सिर्फ मादा पौधों पर ही लगते हैं, लेकिन फल बनने के लिए परागण यानी पॉलिनेशन जरूरी है। हाँ, पॉलन का पहुंचना। जी, नर फूलों के पराग कणों का मादा फूलों तक पहुंचना जरूरी है। ये काम हवा से या कीड़ों से होता है। तो अगर डायोशियस किस्म लगाई है, तो पूरे बाग में करीब 10% नर पौधे होने चाहिए। 10%? हाँ, ताकि सभी मादा फूलों तक पराग पहुंच सके और अच्छी फसल लगे। जब पौधों में फूल आ जाते हैं और पता चल जाता है कौन सा नर है कौन सा मादा, तो फालतू के नर पौधे हटा देते हैं। बस हर 10 मादा पर एक नर पौधा रखते हैं। अच्छा, और गाइनोडायोसिस किस्मों में ये झंझट नहीं? नहीं, उनमें नहीं, क्योंकि उनमें मादा फूलों के साथ उभयलिंगी फूल भी होते हैं, जिनमें खुद ही नर भाग होता है। तो वो सेल्फ पॉलिनेटेड हो जाती हैं। अलग से नर पौधे नहीं चाहिए। इसीलिए उनका बीज भी कम लगता है। जैसे सनराइज सोलो है, वो गाइनोडायोसिस है। समझ गया। तो पपीते की खेती फायदेमंद तो है, पर मेहनत और ध्यान बहुत मांगती है। इसमें मुश्किलें क्या आती हैं सबसे ज्यादा, चुनौतियां? हाँ, मुश्किलें तो हैं। जैसे उत्तर भारत में सर्दियों में पाला पड़ना एक बड़ी समस्या है। पपीता ठंड बर्दाश्त नहीं कर पाता। और पानी वाला खतरा तो है ही। वो तो सबसे बड़ा है। जल भराव से बचाना बहुत जरूरी है। इसके अलावा कई कीड़े और बीमारियां भी लगती हैं। कौन से कीड़े ज्यादा परेशान करते हैं? कीटों में एक तो फल मक्खी है, फ्रूट फ्लाई। वो फलों के अंदर अंडे दे देती है, फल खराब हो जाता है। ओहो। फिर माहू यानी एफिड्स हैं। लाल मकड़ी यानी रेड स्पाइडर माइट है। कभी कभी तना छेदक स्टेम बोरर भी लग जाता है। और बीमारियां? बीमारियों में नर्सरी के लिए सबसे खतरनाक है डैम्पिंग ऑफ। पौधे गल जाते हैं। बड़े पौधों पर पाउडरी मिल्ड्यू लगती है। पत्तों पर सफेद पाउडर जैसा जम जाता है। एंथ्रेक्नोज से फलों पर काले धब्बे पड़ते हैं। और तना सड़न यानी स्टेम रॉट से तना गलने लगता है। बाप रे, काफी दुश्मन इसके तो। इनसे बचाव कैसे करते हैं फिर? बचाव के लिए पहली चीज तो साफ सफाई है। रोग वाले पौधों या हिस्सों को हटाकर नष्ट कर देना चाहिए। और जरूरत पड़ने पर सही कीटनाशक या फफूंदनाशक का स्प्रे करना पड़ता है। जैसे? जैसे एफिड्स के लिए डाइमेथोएट है,
फफूंद वाली बीमारियों के लिए सल्फर है, कार्बेंडिज्म है, मैनकोजेब है। लेकिन दवा का चुनाव और मात्रा सही होनी चाहिए। बिल्कुल, सावधानी जरूरी है। इतनी सारी बातें हैं ध्यान रखने की। शायद सही किस्म चुनना भी बहुत जरूरी होता होगा। कौन कौन सी किस्में हैं जो ज्यादा चलती हैं? हाँ, किस्म का चुनाव तो बहुत ही अहम है। कई अच्छी किस्में हैं। गाइनोडायोसिस ग्रुप में देखें तो पूसा डिलिशियस, पूसा मजेस्टी, ये पपेन के लिए बहुत अच्छी हैं। अच्छा, पूसा मेजेस्टी। हाँ, फिर CO3, कूर्ग हनी ड्यू, सनराइज सोलो, ये बाहर भी काफी पॉपुलर है। ताइवान किस्म का गूदा लाल होता है कहते हैं, और सूर्य भी अच्छी किस्म है। और डायोसिस वाले, जिनमें नर मादा अलग होते हैं? उनमें पूसा जायंट है, फल बड़े होते हैं। पूसा ड्वार्फ पौधा छोटा रहता है, और पूसा नन्ना वो तो सबसे बौनी है, गमलों में भी लग जाती है। पूसा नन्ना तो काफी सुना है। जी। फिर CO सीरीज की हैं CO1, CO2, CO5, CO6। पिंक फ्लैश स्वीट है, नाम से ही जाहिर है। गूदा गुलाबी और मीठा होता है। पंतनगर से निकली पंत C1 भी है। और कोई हाइब्रिड वगैरह भी हैं? हाँ, हाइब्रिड भी हैं, जैसे CO3, CO4, CO7। ये 2 या ज़्यादा किस्मों को क्रॉस करके बनाई गई हैं, जिनमें दोनों के अच्छे गुण हों। यानी किसान के पास चुनने के लिए काफी विकल्प हैं। बिल्कुल, अपनी ज़रूरत और बाजार देखकर चुन सकते हैं। फल तैयार होने पर आते हैं। कैसे पता चलता है कि अब फल तोड़ने लायक हो गया है? इसके कुछ संकेत हैं। एक तो फल का आकार पूरा हो जाए, दूसरा उसका रंग गहरे हरे से बदलकर हल्का हरा होने लगे या उस पर पीलापन आने लगे, खासकर नीचे की तरफ नोक पर। ठीक है। पर कुछ किस्में पकने पर भी हरी रहती हैं, तो सिर्फ रंग पर नहीं जा सकते। एक और टेस्ट है लेटेक्स का। लेटेक्स, वो दूध जैसा जो निकलता है। हाँ, अगर कच्चे फल पर खरोच मारे तो दूधिया लेटेक्स निकलता है। जब फल पकने लगता है तो ये लेटेक्स पतला पानी जैसा हो जाता है। अगर पानी जैसा निकले तो समझे फल तोड़ने लायक है। अच्छा, ये बढ़िया पहचान है। और ये पेड़ कितने साल तक फल देता है? ज्यादा लंबा नहीं चलता। आर्थिक रूप से देखें तो 3 से 4 साल ही अच्छी फसल मिलती है। उसके बाद पैदावार घटने लगती है तो पेड़ हटाना पड़ता है। 3-4 साल? और पैदावार कितनी हो जाती है अंदाजन 1 हेक्टेयर में? ये तो बहुत सी बातों पर निर्भर करता है, किस्म, मिट्टी, मौसम, देखभाल। पर अगर सब ठीक रहे तो 75 से 100 टन प्रति हेक्टेयर तक फल मिल सकते हैं। 75-100 टन? हाँ ये तो काफी ज्यादा है। हाँ, अच्छी उपज देने वाली फसल है। और जैसा हमने शुरू में कहा था, भारत दुनिया में नंबर 1 है पपीता उत्पादन में, और भारत के अंदर आंध्र प्रदेश सबसे आगे है। अच्छा, फल तोड़ लिए, अब इन्हें बाजार तक पहुंचाना भी एक काम होगा। ये तो जल्दी खराब होने वाला फल है शायद। हाँ, बहुत जल्दी पकता है और खराब होता है तोड़ने के बाद। इसलिए पोस्ट हार्वेस्ट मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। सबसे पहले तो ग्रेडिंग करते हैं। ग्रेडिंग मतलब? फलों को उनके वजन, आकार, रंग के हिसाब से छांट कर अलग अलग ग्रेड बना लेते हैं, एक जैसे फल एक साथ। ठीक। फिर अगर रखना हो कुछ दिन, अगर स्टोर करना हो तो? अगर स्टोर करना हो तो कोल्ड स्टोरेज में रखना पड़ता है। तापमान करीब 10 से 13 डिग्री सेल्सियस और नमी 85 से 90%। ठीक। इसमें 1 से 3 हफ्ते तक रख सकते हैं। और पैकिंग कैसे करते हैं भेजने के लिए? अगर पास के बाजार में भेजना है तो बांस की टोकरियों में नीचे केले के पत्ते बिछाकर पैक कर देते हैं ताकि चोट न लगे। दूर भेजना हो तो कार्डबोर्ड के डिब्बों का इस्तेमाल होता है। ठीक है। और ट्रांसपोर्ट? ट्रांसपोर्ट तो ज्यादातर ट्रक या लॉरी से ही होता है, सड़क के रास्ते। और बेचते कैसे हैं किसान? सीधे मंडी में? ज्यादातर किसान तो खेत पर ही थोक व्यापारियों को या कमीशन एजेंटों को बेच देते हैं अपनी उपज, वही आगे ले जाते हैं। अच्छा, तो ये पूरा चक्र है पपीते का। तो आज हमने पपीते के बारे में काफी कुछ जाना। चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। धन्यवाद।